नमस्कार, आज तक देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्या। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे लुधियाना से। ये बड़ी खबर, ग्यासपुरा इलाके में जहरीली गैस रिसाव की वजह से अब तक 11 लोगों की मौत की खबर। बताया जा रहा है सुबह करीब 7 बजे यह हादसा हुआ। सड़क के किनारे नाले से अचानक गैस का रिसाव होने लगा। उसकी चपेट में आकर 11 लोगों की जान जा चुकी। मरने वालों में ज्यादातर प्रवासी मजदूर हैं। इस हादसे के बाद एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। मरने वालों में 5 महिलाएं, 2 बच्चे भी शामिल हैं। अभी भी राहत और बचाव का काम युद्धस्तर पर चलता हुआ। जहरीली गैस रिसाव के बाद एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। बताया जा रहा है सुबह करीब 7 बजे यह हादसा हुआ। सड़क के किनारे नाले से अचानक गैस का रिसाव होने लगा। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री से आज तक संवाददाता ने बातचीत की। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, पहले ये बता दीजिए, इस गैस ट्रेजेडी में कुल कितने विक्टिम है और कितने की डेथ हुई है? 11 की डेथ हुई है, 11 विक्टिम है और 4 अस्पताल में दाखिल है। वो आउट ऑफ डेंजर है। तो जिनकी डेथ हुई है वो वहीं पे डेथ हो गई थी, इंस्टेंट डेथ हुई है उनकी। मतलब जिसका मतलब गैस बहुत पॉइजनिंग थी। किस तरह की गैस थी सर? आपकी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? क्या कारण हो सकता है लीकेज का और कहाँ से लीक हुई है? वहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, सो इंडस्ट्रियल गैस तो नहीं लगता नहीं है। और लेकिन वहाँ पे सीवरेज का एक जो मैन होल है उसके पास, तो उसकी मतलब लग रहा है कि सीवरेज से गैस आई है। बड़ा अनयूजुअल सा है, लेकिन वही लगता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड या कोई ऐसी पॉइजनस गैस है। और लोग अपने घरों में थे, मतलब वो सीवरेज के पास नहीं थे, थोड़ा दूर ही है, मतलब उसके 50 मीटर या 100 मीटर। तो वहाँ तक मार हुई है। जो आसपास के 3-4-5 घर हैं वहीं पे हुआ। और 2 परिवारों से ज़्यादा नुकसान हुआ, 3-4 परिवार टोटल है जिनमें हुआ। एग्जैक्टली ये हादसा कब हुआ सर, और पहले विक्टिम कौन थे? जो सर्वाइवर है, मेरी उनसे बात हुई है, वो सुबह 7 बजे का कह रहे हैं, मतलब ना जी। हो सकता है उससे आधा घंटा पहले हुआ हो, लोग सो रहे थे अभी सुबह, मतलब सुबह हो गया। इससे पहले भी कह रहे हैं नवंबर में इस तरह का हादसा हुआ था। सर, क्या प्रिकॉशंस लिए जाएंगे फ्यूचर के लिए? जो पहले था वो शायद एक इंडस्ट्री से रिलेटेड था, उसके लिए भी प्रिकॉशन करते हैं। इंडस्ट्री का सारा ऑडिट करते हैं, इसका भी ऑडिट करेंगे भी, क्यों हुआ, आगे से ना हो उसके लिए क्या किया जाए। और पूरी इन्वेस्टिगेशन करके उसके लिए रेमेडियल मेजर्स भी लेंगे जी उसके। जो सर्वाइवर्स हैं सर, उनकी कंडीशन क्या है, और इस हादसे में जितने भी विक्टिम हैं उनको सरकार कैसे कंपनसेट करेगी? हाँ, जो अभी दाखिल हैं वो बिल्कुल ठीक है। मैं उनसे बात करके आया हूँ, पूरी तरह से वो तंदुरुस्त हैं, आउट ऑफ डेंजर है, उसमें कोई बात नहीं है। तो देखो, जो सरकार की मदद ये होती है कि जो परिवार है उनके साथ, एक तो जैसे हमने एक्स ग्रेशिया का हो गया अनाउंस, और जो परिवारों की मदद है जो वो कहेंगे उसके लिए बाद में जो वो भी करेंगे। सरकार हर तरह से उनकी मदद करेगी। हमारी पूरी हमदर्दी हमारी, और मुख्यमंत्री साहब ने मुझे इसीलिए जहाँ भेजा है कि आप जाके उन परिवारों से मिलकर उनको रीअश्योर करके आओ कि हाँ, सरकार उनके साथ है। हम हर संभव कोशिश करेंगे उनकी। मंजीत सहगल भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मंजीत, ये आखिर हादसा हुआ कैसे? ऐसी कौन सी गैस के रिसाव हुआ जिसकी वजह से 11 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है? अभी तक जांच जो भी हुई है उससे क्या सामने आ रहा है? देखिए अर्पिता, जो प्रारंभिक जांच है उसमें यह सामने आया है कि जो गैस है ये हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकती है, क्योंकि ज्यादातर जो आई विटनेसेस हैं उनके मुताबिक ये गैस गटर से निकल रही थी। और कुछ एक आई विटनेसेस ने तो ये भी कहा है कि गटर से कुछ धुआं जैसा भी दिखाई दे रहा था। और वहीं अब स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह भी ये साफ कर चुके हैं कि क्योंकि ये इंडस्ट्रियल गैस नहीं है और ये गटर की ही गैस हो सकती है। इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं और इस गैस के सैंपल वहां से उठाए गए हैं घटनास्थल पर। इसमें अब तक 11 लोग मौत के मुंह में चले गए। गैस इतनी ज्यादा जहरीली थी कि सीधा दिमाग पर असर कर गई, फेफड़ों पर भी नहीं किया। और जो व्यक्ति थे वो घटनास्थल पर ही उनकी ज्यादातर मौत हो चुकी थी। 4 सर्वाइवर्स अभी बचे हुए हैं। 2 को लुधियाना के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है और 2 एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं, वो आउट ऑफ डेंजर हैं। और वहीं सरकार ने अब उनके लिए मुआवजे का ऐलान भी कर दिया है। जो इस घटना में मृतक है उनके परिवारों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, और जो घायल है उनको 50,000 रुपए का, उनका इलाज भी निःशुल्क होगा। और इस त्रासदी में जो एक परिवार के 5 सदस्य चले गए हैं अर्पिता, और इसमें एक डॉक्टर है, उनकी पत्नी है और 3 बच्चे हैं, और दूसरी फैमिली के भी कई सदस्य हैं। और ज्यादातर जो लोग हैं वो पंजाब से बाहर आकर यहाँ पर बसे थे और वही विक्टिम इस गैस कांड के हुए। बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत तमाम जानकारी के लिए। बढ़ रहे आगे, चमोली बद्रीनाथ हाईवे में आज सुबह 5 बजे भारी भूस्खलन की वजह से रास्ते बंद हो गए। हजारों यात्री हाईवे पर फंसे हुए हैं। पहाड़ी से भरी बड़ी बड़ी चट्टानें जो हैं वो टूटकर रोड पर गिरी हैं। जोशीमठ और गोविंद घाट के बीच आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो गई है। बद्रीनाथ आने वाले श्रद्धालु राजमार्ग पर फंस गए हैं। हाईवे से चट्टानों को हटाने का काम जारी है। आपको बता दें 27 अप्रैल को ही बद्रीनाथ के कपाट खुले हैं, जिसके बाद श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ गई।
भूस्खलन की वजह से कई किलोमीटर लंबा जाम लगा। यात्री सड़क किनारे बैठकर रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं कुछ भजन कीर्तन करते हुए भी नजर आए। कल हुई बारिश के बाद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग एक बार फिर से बलदोड़ा के समीप भारी भूस्खलन के चलते पूरा पहाड़ी का हिस्सा आने से बंद हो गया है और यहाँ पे हजारों की संख्या में इस समय, क्योंकि अभी 3 दिन बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने को हुए हैं, ऐसे में हजारों की संख्या में तीर्थयात्री यहाँ पे फंसे हुए हैं। मार्ग खोलने का काम लगातार जारी है, लेकिन अभी तक खुल नहीं पाया है। सुबह से यहाँ पे बंद है और हर तरफ इस समय श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि हर कोई यहाँ से बद्रीनाथ धाम और जो बद्रीनाथ से लौटने वाले हैं वो इंतजार कर रहे हैं मार्ग खुलने का, लेकिन देखना होगा कब तक खुलता है। फिलहाल मार्ग बंद होने से जो चारधाम की यात्रा पे आए श्रद्धालु हैं उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कमलनैन सिलोड़ी, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग। उधर केदारनाथ धाम में पिछले 15 दिनों से बर्फबारी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। धाम में दोपहर बाद हर रोज बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के कारण यात्रियों के अलावा स्थानीय लोग जो हैं, सुरक्षाकर्मी जो हैं, उनकी परेशानियां भी बढ़ी हैं। खराब मौसम के कारण यात्रियों को समय पर दर्शन भी नहीं हो पा रहे हैं। यात्रियों की परेशानी को देखते हुए अब मंदिर के मुख्य दरवाजे पर पुलिस के जवान तैनात किए गए। धाम पहुंच रहे यात्रियों को अब अधिक से अधिक संख्या में दर्शन कराने का प्रयास हो रहा है, ताकि धाम पहुंचने वाले सभी यात्रियों को दर्शन कराया जा सके। मौसम को देखते हुए यात्री जल्द से जल्द धाम से नीचे उतर आए। और इस बीच एक बड़ी खबर, जंतर मंतर पर कुश्ती खिलाड़ियों के धरना प्रदर्शन का आज 8वां दिन है। कुश्ती महासंघ के बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कुछ खिलाड़ी लगातार डटे हुए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने सभी पीड़ित खिलाड़ियों को सुरक्षा मुहैया कराई। दिल्ली पुलिस ने सभी 7 महिला शिकायतकर्ताओं के बयान दर्ज करने के लिए संपर्क किया और जल्द ही इनका बयान भी दर्ज किया जाएगा। कुश्ती खिलाड़ी लगातार दिन रात दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। दिन की रोशनी में जंतर मंतर खूब चहल पहल देखी जाती है, लेकिन रात के अंधेरे में फुटपाथ पर ये खिलाड़ी कैसे समय गुजारते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता नितिन श्रीवास्तव ने पूरी रात जंतर मंतर पर गुजारी। ये पूरी रात हम यहीं होंगे, जानेंगे, देखेंगे, बैठेंगे उनके साथ, खाना खाएंगे, वो हर काम करेंगे जो ये खिलाड़ी पिछले 1 हफ्ते से इस जगह पर, इस फुटपाथ पर कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये जो देश के नामी गिरामी पहलवान हैं वो एक रात इस तरीके से यहाँ पर गुजारते हैं। कि रात का जो वक्त होता है वो ये तमाम जो मेडल विनर्स हैं वो कैसे गुजारते हैं। जंतर मंतर के इस फुटपाथ पर खाना कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं और अंधेरे में खा रहे हैं। खास बात ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ लाइट नहीं है, पावर कट है। इस अंधेरे में ये खिलाड़ी खाने की तैयारी कर रहे हैं और आज मैं भी इन सब तमाम जो हमारे एथलीट्स हैं, बजरंग हैं, साक्षी हैं, संगीता है, इधर जीतू भाई है, सोमवीर है, ये तमाम जो हमारे खिलाड़ी हैं इनके साथ हम खाना खाएंगे और आपको भी दिखाएंगे कि एथलीट मजबूरी में क्या खा रहे हैं और किस तरीके से खा रहे हैं। सबसे जरूरी चीज ये है कि अपने करियर को दांव पे लगाया हुआ है इन खिलाड़ियों ने। इन सब खिलाड़ियों के साथ खाना खाते हैं और देखते हैं कि आज की रात कैसे गुजरती है यहाँ पर। खिलाड़ी अक्सर अपनी डाइट को लेके बहुत संजीदा रहते हैं। विनेश यहाँ पर ये खाना खा रही है, मैं भी इनके साथ खा रहा हूँ। विनेश, खिलाड़ी के लिए इस तरीके से ये खाना, आपको लगता है कि ये एक बदलाव है?
जी बदलाव तो खाना घर से ही भेज रहे हैं, अभी कोशिश कर रहे हैं, बट बदलाव ये है कि हम सब साथ में खा रहे हैं। कभी ऐसा हुआ नहीं, कभी ऐसा हुआ नहीं। तो एक पॉजिटिव वे में सोच के मतलब अच्छा भी मतलब अच्छा लग रहा है। सारे दिन की जो टेंशन है वो अभी मतलब ये लग रहा है साथ में बैठ के वो टेंशन खत्म हो जाती है। एक ऐसा मौका है कि चलो सब मिलके साथ में खाना खाते हैं और वो चीजें खत्म हो जाती हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये भी है कि कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी परिस्थिति हो, यूनिटी एक ऐसी चीज होती है कि आपको कहीं पर भी पहुंचा देती है। विनेश का यही कहना है। मैंने आज यूनिटी पे एक पोइम डाल दिया है अपनी सोशल मीडिया पे। जी क्या है वो पोएम? एक दो लाइन यूनिटी बताइए। पे ही है, एक दो लाइन। मिलकर साथ लड़ेंगे हम। आओ मिलकर साथ लड़ेंगे हम। बजरंग भाई, आपने कभी जीवन में सोचा था कि ये वो दौर भी आएगा जब अपनी लड़ाई लड़ने के टाइम, उस स्ट्रगल के टाइम रोड पर भी बैठ के खाना खाना पड़ेगा? नितिन भाई देखिए, ऐसा तो कभी नहीं सोचा था कि ऐसा समय आए कि फुटपाथ पे बैठ के खाना खाना पड़े। लेकिन मैं साधारण लाइफ जीने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, क्योंकि ओलंपिक के बाद भी मैंने फुटपाथ पे बैठ के खाना खाया। ऐसा नहीं है, कहीं जा रहे थे अपने घर से लेके जाते थे और जहाँ गाड़ी रोक के फुटपाथ पे बैठ के खा लेते थे, तो ऐसी बात नहीं है। पर हाँ, जो संघर्ष के साथ ये ऐसे सब इकट्ठा बैठ के खाना खा रहे एक परिवार की तरह, तो जैसे ब्रजभूषण जी बोल रहे थे ना कि एक परिवार है, तो ये देख लीजिए सभी एक परिवार है, सभी इकट्ठा बैठ के खाना खा रहे हैं और उस परिवार का हिस्सा बाप भी है। तो आइए, मैं भी जा रहा हूँ अपना बिस्तर लगाने और आज की पूरी रात मैं यहीं रहूँगा और देखूंगा कि आखिर किस तरीके से ये पहलवान यहाँ पर एक रात गुजारते हैं। सुबह के 8:30 बज रहे हैं और कल रात 8 बजे से मैं इसी जंतर मंतर पर, इसी धरना स्थल पर हूँ। पूरी रात यहाँ पर हमने गुजारी है और ये बताने की कोशिश की है कि इन खिलाड़ियों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज इस धरने का 8वां दिन है और खिलाड़ी रोज की तरह तैयार होकर यहाँ फिर से धरना स्थल पर बैठ गए हैं। तमाम समर्थक यहाँ मौजूद हैं, सपोर्ट करने आए हैं। लेकिन इस 8वें दिन भी, इस सुबह भी इन खिलाड़ियों की उम्मीद, जिज्ञासा यही है कि कब इन खिलाड़ियों को इनका हक मिलेगा, इनका न्याय मिलेगा। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ नितिन श्रीवास्तव, दिल्ली आज तक। तो एक तरफ ये खिलाड़ी मजबूर हैं, बैठे हुए हैं, लगातार डटे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सियासत भी इसको लेकर तेज होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी पहुंचती हैं, अरविंद केजरीवाल पहुंचते हैं, चंद्रशेखर पहुंचते हैं, जयंत चौधरी, डोला सेन, ये तमाम जो नेता हैं वो लगातार इनसे मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं और इन सब के बीच इसी को लेकर सियासत भी तेज होती नजर आ रही है। प्रियंका गांधी के बाद आज उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी जंतर मंतर पर आए। हमारे संवाददाता पंकज जैन ने रॉबर्ट वाड्रा से खास बातचीत की। रॉबर्ट वाड्रा पहुंचे हैं पहलवानों का समर्थन करने के लिए। आपने मन की बात की, क्या और आपकी बातचीत हुई पहलवानों से? बस उन्होंने अपनी जो इश्यूज है इन्होंने बताई मुझे सारी बातें, और मैं इनको बहुत समय से हेल्प कर रहा हूँ। जितने भी पहलवान हैं, जितने भी दंगल होते हैं, मुझे बुलाया जाता है, तो मैं समझ रहा हूँ इन लोगों ने कितनी मेहनत की है और इनके परिवारों ने इनको कितना सपोर्ट किया है। और अगर इनके गुरु ही इनके साथ गलत करेंगे, वो इनका मनोबल टूटता है। आपने मन की बात की जिक्र की, क्या आप कहना चाह रहे हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं इस पूरे मामले को? मैं देख रहा हूँ कि हमें आज बताया जाता है कि आज मन की बात होगी और हर मंत्री इधर उधर बैठ के मन की बात सुनेंगे और मन की बात की पहचानेंगे। पर जो यहाँ बच्चियों और बहनों के साथ गलत हुआ है, उनकी मन की बात कौन सुनेगा? कब आएंगे मंत्रियाँ लोग इनको सुनने के लिए? और भूषण जी के ऊपर प्रेशर होना चाहिए कि वो अपना पद छोड़े और यहाँ आंदोलन खत्म होगा तभी, क्योंकि इन्होंने इतना, जब मेडल ये जीत के आते हैं तब तो सब इनको मिलना चाहते हैं, सब फोटो लेना चाहते हैं, सब फोटो ऑप करते हैं। पर जब अब ये मुश्किल में हैं, उनको सपोर्ट करें, उनके यहाँ आए, तभी ये लोग कॉन्फिडेंस होंगे कि आगे अपना देश का नाम रोशन करेंगे, अपना नाम रोशन करेंगे, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे।
लेकिन आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, एफआईआर तो दर्ज हुई है, देरी को लेकर भी सवाल खड़े हुए, उस कार्रवाई को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये कार्रवाई जो क्लियर होगी जब बीजेपी के लोग, उनके जो मंत्री हैं, वो बाहर निकलेंगे और इनकी बात समझेंगे और तब भूषण जी को वहां से हटाएंगे, तब ये बात पलटेगी। खत्म हटाया नहीं गया, बिल्कुल नहीं हटाया गया वो, क्योंकि वो चाहते नहीं है, बीजेपी के लोग नहीं चाहते हैं। पर वो अगर आज मेडल जीत के आएंगे उनके साथ चिपट जाएंगे। पर मतलब कि इनको हटाना है, क्योंकि ये गलत नहीं बोल रहे हैं। मैं सुन चुका हूँ, हर चीज सुन चुका हूँ और मैं इन लोगों को जानता हूँ। ये लोग मेहनती लोग हैं, ये मेहनत से आगे बढ़ते हैं और ये गलत नहीं बोलेंगे। तो खिलाड़ियों के आरोपों को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह का कहना है कि पुलिस की रिपोर्ट से बहुत जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। खिलाड़ियों की शिकायतों और सुप्रीम कोर्ट से मिले आदेश को लेकर हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा ने ब्रजभूषण शरण सिंह से बात की। आपकी मन की बात के पीछे खिलाड़ी लगातार वहां पर खड़े और कह रहे हैं सांसद ही छूटे तभी कुछ होगा। सांसद मैं उनकी कृपा से नहीं बना हूं, सांसद मैं अपनी जनता के कृपा से बना हूं, चुनाव लड़ करके जीता हूं और उसका अधिकार उन्हें नहीं है। उन्हें अब सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है, जो दिल्ली पुलिस को दिया गया है, उस पर उनको भरोसा करना चाहिए और भरोसा करके उनको घर जाना चाहिए। और राजनीति का मौसम आएगा तो राजनीति कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिलहाल उनको सुप्रीम कोर्ट पर और जांच एजेंसी पर भरोसा करना चाहिए। आरोप गंभीर लगा है, उनको लगता है कि जो कार्रवाई की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तब आप पर एफआईआर होती है। तमाम नेता वहां पहुंचे हैं, प्रियंका गांधी से लेकर के केजरीवाल। 3 महीने पहले वो एफआईआर के लिए कभी गए ही नहीं, एफआईआर के लिए गए ही नहीं, और अब एफआईआर के लिए गए, एफआईआर हो गई। और सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है, सरकार ने कहा है, हमारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि हमको एफआईआर लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, और एफआईआर उन्होंने लिख लिया। यौन शोषण के जो आरोप लग रहे हैं काफी गंभीर है और एक नहीं लगातार ये बात कही जा रही है कि आप महिलाओं का यौन शोषण कर रहे थे। देखिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सब लोगों को, आपको भी, हमको भी, देश को भी अब पुलिस की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। आप एक ऑडियो क्लिप की बात कर रहे थे, वो ऑडियो क्लिप में आपने बजरंग कई बार बोल चुका हूँ, कई बार बजरंग पुनिया का आपने कई बार बोल चुका हूँ। तौर पर सीधे तौर पे बात की है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने तमाम दावों को नकारते हुए सीधे तौर पर कहा है कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत ये कार्रवाई हो रही है और सीधे तौर पर जो एफआईआर भी लिखी गई वो कहीं ना कहीं कोर्ट के आदेश पर थी। और अपनी बात पर लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह कायम है और इस बात का दावा कर रहे हैं। कोटा से कैमरामैन संदीप के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। दिल्ली में एक सियासत अरविंद केजरीवाल के बंगले को लेकर भी जारी है, जिसमें अब एलजी की एंट्री हो गई है। एलजी ने बंगले के रेनोवेशन से जुड़ी फाइल सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। वहीं बीजेपी लगातार बंगले में खर्च किए गए 45 करोड़ रुपए को लेकर हमलावर है। साफ साफ दिखाई दे गया कि किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर देश को लूटा है। इस देश से भ्रष्टाचार दूर करके रहेंगे। जिस आम आदमी की छवि के साथ केजरीवाल ने सत्ता के शिखर का रास्ता तय किया, आज उसी छवि को लेकर बीजेपी ने मोर्चा खोला है। केजरीवाल के बंगले में 45 करोड़ के रिनोवेशन को लेकर बीजेपी हमलावर है। केजरीवाल की पोस्टर पॉलिटिक्स के खिलाफ अब बीजेपी ने पोस्टरों को अपना हथियार बनाया। दिल्ली की सड़कों में अलग अलग हिस्सों में कुछ इस तरह के पोस्टर लगे हुए हैं, जिसमें बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर जनता का पैसा बंगले में लगाने का आरोप लगा रही है। ऐसे तमाम पोस्टर्स जो हैं दिल्ली में कई जगहों पर लगे हुए हैं, जिसमें दिखाई दे रहा है, साफ लिखा है कि केजरीवाल के घर का रेनोवेशन 45 करोड़ का, ये पैसे तो मेरे टैक्स का है। और ये एक एनजीओ ने इन पोस्टर्स को दिल्ली में जगह जगह पर लगाया हुआ है। सवाल यही कि क्या वाकई में 45 करोड़ रुपए की जो रेनोवेशन की बात हो रही है वो टैक्स पेयर का पैसा था? जिस एलजी के खिलाफ केजरीवाल लगातार मोर्चे पर रहते हैं, वो भी अब बंगले को लेकर एक्शन में आ गए। सीएम आवास के रिनोवेशन मामले पर एलजी ने संज्ञान लिया है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिया कि सारी फाइल को सुरक्षित रखा जाए और 15 दिन में रिपोर्ट पेश की जाए। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर हुए 45 करोड़ के रेनोवेशंस को लेकर अब दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एक रिपोर्ट तलब की है।
प्रिंसिपल सेक्रेटरी दिल्ली सरकार को लिखकर कहा है कि जितने भी दस्तावेज इस रेनोवेशन से संबंधित हो उन्हें तत्काल अपनी हिरासत में लिया जाए और सारे जो ये दस्तावेज हैं उन्हें अपने पास रखा जाए। इनको संज्ञान में लेने के बाद, इनकी जांच पड़ताल करने के बाद 15 दिन में ये उपराज्यपाल को एक रिपोर्ट सबमिट करनी होगी प्रिंसिपल सेक्रेटरी को। बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं अब बीजेपी के साथ कांग्रेस भी सुर मिला रही है। लाखों करोड़ों रुपए के कर्टन लगाए जाते हैं, टॉयलेट कमोड पर भी 4 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं, और वो उस समय जब दिल्ली की जनता कोविड के समय त्राहिमाम कर रही थी। और इसमें केवल नैतिक भ्रष्टाचार नहीं बल्कि वित्तीय भ्रष्टाचार की भी बू आ रही है, क्योंकि हर खर्च को 10 करोड़ के नीचे रखा गया ताकि जीएफआर के नॉर्म से बचा जा सके, और इन्फ्लेटेड प्राइसेस भी लगाए गए हैं। तो ये CWG स्कैम की तरह एक स्कैम भी किया गया है। ऐसी आशंका पैदा होना स्वाभाविक है, इस पर जवाब दिया जाना चाहिए। रामलीला मैदान में कहा था हम सत्ता में आएंगे तो शीला दीक्षित जी की तरह सरकारी महल नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, 2 कमरों के मकान में रहेंगे जैसे रहते हैं। लेकिन आज सुनने में आता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 1-2 करोड़ नहीं, 10-12 करोड़ नहीं, 45 करोड़ रुपया अपने सरकारी आवास की सजावट पे जनता का फूंक डाला है। ये कितना जायज है? ये वही आम आदमी पार्टी है जिसके एक नहीं 2 नेता इस समय तिहाड़ में भ्रष्टाचार के जो है आरोपों के चलते सलाखों के पीछे है, बेल नहीं मिल रही है। उधर शराब नीति में भी आपकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। न्यायिक हिरासत खत्म होने पर ईडी ने सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने उनकी हिरासत को 8 मई तक के लिए बढ़ा दिया। इस दौरान सिसोदिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया। मोदी जी कितनी कोशिश कर लें लेकिन केजरीवाल जी के काम को रोक नहीं पाएंगे। दिल्ली में मोदी जी कितनी साजिशें कर लें। आज सिसोदिया के समर्थन में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरे, कोर्ट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। दिल्ली की सड़कों पर दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के समर्थन में तमाम आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर जो है वो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर बैठ कर के नारेबाजी कर रही हैं, और सबके हाथ में अगर आप देखेंगे होर्डिंग्स जो है वो लगे हुए हैं, वी मिस यू मनीष सिसोदिया तुझे सलाम, इस तरीके के पोस्टर्स जो है वो लेकर के यहाँ पर कटआउट्स लेकर के जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। आप पार्टी की नींव ही भ्रष्टाचार और आम आदमी को लेकर रखी गई थी, और दोनों ही मुद्दों पर अब वो इस वक्त घिरी हुई है, जिसे लेकर बीजेपी ने चौतरफा मोर्चा खोल रखा है। फिलहाल केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी इस वक्त करप्शन के घेरे में चल रही है, क्योंकि एक्साइज लिकर पॉलिसी के मामले के बाद अब ये दूसरा बड़ा आरोप उन पर लग रहा है, और लग रहा है ऐसा कि उनकी एंटी करप्शन छवि कहीं ना कहीं धूमल हो रही है इन सारे आरोपों से। हिमांशु शर्मा के साथ नई दिल्ली से मिलन शर्मा, आज तक।